हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज बात करेंगे जीएस 2 में पॉलिटी की। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये दोनों क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कंटेंट इसका एक क्लास है, 5-10 अगले 10-15 मिनट मेरे साथ फोकस के साथ रहो, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन आया था। पहले एक बार क्वेश्चन समझो। व्हाट इज द क्वेश्चन से? From the resolution of contentious issue regarding distribution of legislative power by the court, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain. Okay. GS2 में पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन के बारे में है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब लेजिस्लेटिव पावर मतलब स्टेट या यूनियन लिस्ट जो होती है, हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है, इसमें जब लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो इसमें कभी कभी कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटर और स्टेट एंड स्टेट के बीच में कभी भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट होता है उसको रिजोल्व करने में। तो कभी कभी जो कोर्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। आपसे नहीं पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर क्या है, आपसे ये भी नहीं पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसमें हमको ये बताना है कि कोर्ट किस तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को लेके जो लेजिस्लेटिव पावर है इसके यूनियन के स्टेट के, इनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या क्या इसने जजमेंट दिए हैं और किस तरीके से ये जो दोनों डॉक्ट्रिन है ये इवॉल्व हुई है। तो हम इसका पूरा फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे कोर्ट का रोल लेके आएंगे कि किस तरीके से जो इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं उसमें कोर्ट ने डिफरेंट जो जजमेंट्स हुए, जैसे कि CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर का जो केस था, तो उसके अंदर किस तरीके से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो पूरा किस्सा है उसको लेके कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो ऐसे में हम एग्जाम्पल देंगे और हमारा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करके फिर हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा पूरा इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। कमिंग टू दी कंटेंट ऑफ दिस, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि फेडरलिज्म जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है विच इज डिवीजन ऑफ द पावर। तो यहाँ पे 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। जितने भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट पे जो लॉ बनाती है यूनियन या स्टेट, तो उसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के अंदर डिवाइड करा गया है हमारे 7th शेड्यूल के अंदर। कभी कभी लेजिस्लेशन में इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है उसके अंदर कंटेंशन डेवलप हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई इशू है, जैसे वाटर का एक इशू है ना, वाटर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, लेकिन अगर उस पे सेंटर कभी बनाती है, या जैसे एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर स्टेट का है, जैसे अभी आपने फार्म बिल के अंदर भी देखा था, तो वो क्या स्टेट का सब्जेक्ट है लेकिन सेंटर ने उसको बना दिया। तो ऐसे में क्या कोर्ट अगर बीच में इंटरफेयर करता है विच इज इट हैज डन, तो उसने इन्हीं दो डॉक्ट्रिन का सहारा लिया है। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्कीम ऑफ हिरार्की जो है उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि स्कीम ऑफ हिरार्की, फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर कभी भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें यूनियन लिस्ट को सबसे ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद में कंकरेंट लिस्ट को, और उसके बाद में स्टेट लिस्ट को रखा जाएगा। इसका मतलब है कि स्टेट लिस्ट सबसे नीचे रहेगी और उसके बाद में कंकरेंट, और सबसे ज़्यादा जो प्राइम फोकस या सुप्रीमेसी है वो मिलेगी यूनियन लिस्ट को। और इसी तरह आर्टिकल 131 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दिया गया है कि वो इस लिस्ट का इंटरप्रिटेशन करे। कैसे इंटरप्रिटेशन करेगा? हालांकि कोर्ट खुद के तरीके से डील करता है, डॉक्ट्रिन्स आती है इसमें, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से बाकी जो वर्ल्ड के सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे इस तरह के केसेस को स्टडी करके डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स आती है। तो उन्हीं में से अगर इस तरह के प्रिंसिपल, अगर इस तरह के इंटरप्रिटेशन करा जाए तो उसमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन,
इन सब के बारे में बात करी जाएगी। मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी, आप धीरे धीरे देखना। सबसे पहले हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो, जब कोई भी दो टॉपिक के बीच में, कोई भी दो स्टैच्यूज के बीच में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें बहुत ही सिंपल, तो ऐसे में हम कॉन्फ्लिक्ट आया ना दो के बीच में, तो ऐसे के अंदर हम हार्मोनियस मतलब मिडिल वे निकाल के लाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करें, देखो, और कोई भी जो अगर रूल है तो उसको पूरे लॉ के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। तो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें जो इंटरप्रिटेशन करा जाएगा दोनों स्टैच्यूज का जो रूल है, इसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए कोर्ट जो है वो कॉन्स्ट्रू मतलब उसमें एक क्या बोलते हैं यूनाइट करने का, उनको यूनाइट करने का, उनमें एक मीडिएट करने का काम करेगा। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक बिल्कुल ही अगेंस्ट, एक पूर्व में जा रहा है एक पश्चिम में जा रहा है। हो सकता है कि उनका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर प्रोविजन हो जिसकी वजह से इशू आ रहा होगा। तो दोनों स्टैच्यूज ए और बी के बीच में हेड ऑन क्लैश ना हो कि मैं बड़ा या तू बड़ा, ऐसा हेड ऑन क्लैश ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है वो उसके डिफरेंट प्रोविजंस जो है उनको इंटरप्रेट करेगा। डिफरेंट प्रोविजन में इंटरप्रेट करने के बाद में वो देखेगा कि कहाँ पे हार्मोनियस है वो। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश करेगा कि वो एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लेके आए कि किसी भी तरह का कॉलिजन ना हो दोनों स्टैच्यूज के बीच में। अभी ये जो दोनों स्टैच्यूज मैंने ए और बी बोला है, इट कैन बी स्टेट एंड स्टेट, इट कैन बी यूनियन एंड स्टेट ऑल्सो। तो ये हुआ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। फेडरल सुप्रीमेसी क्या होगी। फेडरल सुप्रीमेसी होती है जब किसी भी जब एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच में, आर्टिकल 246 में, तो इस चीज़ में मेंशन बहुत स्पेसिफिकली करा गया है कि जो यूनियन लिस्ट है वो हमेशा सुप्रीम रहेगी। और ये चीज़ बोली भी गई है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमेशा मतलब जनरली ये होता है कि एक्सक्लूसिवली नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये रिजर्व्ड होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेट है कि वो यूनियन पार्लियामेंट को पहले करेगा और उसके बाद में यूनियन का जो केस है उसको पहले करेगा, उसके बाद में वो कॉन्करेंट और उसके बाद में वो स्टेट को लेके आएगा। तो ये है फेडरल सुप्रीमेसी, कि फेडरल को सुप्रीमेसी दी जाएगी। वेस्ट बंगाल केस 1963 हुआ था जिसके अंदर पहली बार इस वाले पूरी इशू को बहुत इन लेंथ डिस्कस करा गया था एपेक्स कोर्ट के अंदर। और उसमें यही था कि जो सोवरेन पावर ऑफ इंडियन स्टेट है, जैसे कि वाटर एंड एग्रीकल्चर का मैंने आपको बताया, तो यही था कि यार हमारे पावर के बीच में जो यूनियन है वो इंटरफेरेंस क्यों कर रही है, तो हमारी मतलब सोवरेनिटी कहाँ रही। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दोनों जो लेजिस्लेटिव है और जो दोनों स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो यूनियन के सुप्रीम पावर के रिस्पेक्टिव में ही है। मतलब आप पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन यूनियन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइज्ड है, उसके बाद स्टेट को सेकंड ऑक्यूपेशन दिया गया है। तो उसके और उसमें जो सेंटर है वो बहुत ही रिक्वेस्ट पावर पजेस करता है। मतलब इवन इट हैज़ द रिक्वेस्ट पावर टू अक्वायर द प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू द स्टेट। तो ऐसे में फेडरल हमारा ना स्क्यूड फेडरल है, हम इसको बोलते हैं कि टिल्टेड टुवर्ड्स द स्टेट फेडरलिज्म है हमारा, क्वासी फेडरलिज्म भी बोलते हैं। तो ये दो इंटरप्रिटेशन है, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन एंड फेडरल सुप्रीमेसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए एक लैंडमार्क केस आया था, CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर। इसमें पहले तो बोला था कि आपको हेड ऑन कॉलिजन नहीं करना है, कोई भी ऐसा प्रोविजन जिसमें कंप्लीटली कॉन्ट्रोडिक्शन है तो उसको आप मीडिएट करो और इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोविजन को हार्मोनाइज करना है। दूसरा बोला था कि प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन द अदर। ऐसा नहीं आपका एक गलत है तो आप उसको यूज करोगे, बोलते ना कि तुमने तो तलवार मतलब तुम तो एक ही तलवार से लड़ने हो, सही एग्जाम्पल नहीं होगा, बट द पॉइंट कि एक प्रोविजन के हिसाब से बाकी सारे प्रोविजन पे नहीं लड़ा जाएगा। एंड व्हेन इट इज इम्पॉसिबल कि एक दोनों स्टेच्यूज के बीच में कंप्लीटली रिकंसाइल करा ले, बातचीत करवा दे जो उनके कॉन्ट्रोडिक्टरी डिफरेंसेस है उसमें, तो कोर्ट को इस तरीके से इस केस को इंटरप्रेट करना होगा कि वो दोनों प्रोविजन को इफेक्ट दे एज मच एज पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को रूल आउट कर दिया, दोनों को अप्रूव कर दे, लेकिन इस तरीके से मीडिएट करना होगा कि दोनों को जगह मिले। और कोर्ट को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इंटरप्रिटेशन में
ऐसा ना हो कि आप किसी भी प्रोविजन को किया तो कंप्लीटली डेड कर दो, यूजलेस नंबर या डेड कर दो। वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में नहीं होता है कि मैंने तो उसको निकाल के कचरे के डब्बे में डाल दिया, दैट कैन नॉट हैपन। और ये जो हार्मोनाइज होता, ये जो आप जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का स्टेप ले रहे हो, इसमें स्टैच्यूटरी प्रोविजन किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए और रेंडर इट टू फ्रूटलेसनेस भी नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट को 5 रूल दिए गए थे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर। फेडरल प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी के अंदर हमने समझ लिया कि क्या है, बिसाइड द पावर टू लेजिस्लेट अ वेरी वाइड फील्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन पार्लियामेंट को इस चीज के लिए कन्फर करा है कि इट हैज द पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं और स्टेट का तो उसमें कोई रोल ही नहीं होता। इवन इन द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑल्सो द स्टेट डज नॉट हैव अ सी। ठीक है, तो मेन इशू यही होता है कि सोवरेन पावर ऑफ स्टेट कितना इन्वॉल्व है। तो ऐसे में उन्होंने बोल दिया था कि देखो, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो पावर हैं वो दोनों दे आर सब्जेक्ट टू द रिस्पेक्टिव सुप्रीम पावर ऑफ द यूनियन। तो ये है सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी की, फेडरल जो है वो सुप्रीम रहेगा। तो कोर्ट ने इस चीज को बोल के इस चीज को पूरा कंक्लूड कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइज्ड है। ये मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रलाइज्ड है और किस तरीके से एक स्टेट जो है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी पोजीशन लेके आते हैं। तो बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ द जजमेंट थे उनमें इसी चीज को बताया गया था कि इवन दो यूनियन और स्टेट दोनों में अपने अपने स्टेट लिस्ट दी गई है, दोनों अपना जो लेजिस्लेटिव पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, लेकिन फिर भी स्टेट का ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि वो यूनियन के अगेंस्ट जाके ओवरराइड कर सके यूनियन के पावर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरामाउंटेसी और सुपीरियरिटी ऑफ द यूनियन है। तो ये है हमारा फेडरल सुप्रीमेसी का। तो डायनामिक वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो जो राइजिंग स्टेट का पावर हो गया, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हो गई, डिफरेंट इंटरेस्ट हो गए, जो कंटेंशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर है वो कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है। मतलब फेडरलिज्म हमारा, हम बात करते हैं कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं हम, लेकिन वो उसमें बहुत डिस्प्यूट्स आते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है सेंटर यानी स्टेट के अंदर, तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स है वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे एक्ट जैसे कि फार्म एक्ट एक एग्जांपल है, लेबर लॉ हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर के बीच में कंटेंशियस इश्यूज होते हैं। ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको मिनिमम करने के लिए कोर्ट एंड पार्लियामेंट दोनों को जो गाइडलाइन दी गई है उनको फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे रीसेंट स्टेप जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, फेडरल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी है, ये कंटेंशियस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, मैं भी ना PSIR से हूँ नहीं, तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया था कि यार ये क्या क्वेश्चन है। तो ऐसे में अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको सडनली समझ नहीं आएगा, बट देन यू हैव टू वेट एंड थिंक। सोचो क्या दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, हमको पता है क्या होता है यूनियन स्टेट, ये हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कोर्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी भी तरीके कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें कोर्ट इन्वॉल्व करेगा और कोर्ट यूनियन और सेंटर के डिस्प्यूट में हमेशा सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, 2 चीज हो गई। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, नाम से पता चल रहा है कि फेडरल जो है वो सुप्रीम रहेगा। तो फेडरल के अंदर अभी हमको पता है कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में या जो बाकी बातचीत भी चलती है उसमें कभी स्टेट तो सुप्रीम रहता नहीं है, सेंटर हमेशा सुप्रीम रहता है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस का मतलब हम जानते हैं कि शांति से रहना, हार्मनी से रहना, मतलब किसी तरह का भेदभाव ना करना। तो हम उस पर कि अच्छा अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो ये बोल रहा है कि तुम्हारी भी मानो, बीच का एक रास्ता लेके चलो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के उसके वर्ड को रीड बिटवीन द लाइन, थोड़ा सा वर्ड को समझ के हम क्या अगर नहीं भी आता है ना तो इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप। तो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और घर पे रहिए। ठीक है, और जय हिंद।